प्रधानमंत्री ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी मन की बात में कहा 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। कि देश की अर्थव्यवस्था अद्भुत स्तर पर 2022 में बढ़ी। उनका आखिरी मन की बात थी इस 2022 के साल में। तो साहब, जब वो ये कहते हैं अद्भुत थी, तो सवाल उठता है कि अद्भुत कैसे थी? जब हमारी अर्थव्यवस्था को आप इस आधार पर अद्भुत कहते हैं कि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो इस कारण से नहीं है कि आपने कोई महान योगदान दे दिया, बल्कि इस कारण से है क्योंकि भारत की आबादी अगले साल, जो आने वाला 4 दिन बाद साल है, उसमें दुनिया में सबसे अधिक होने वाली है। और सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण और जो संसाधन हमारी पिछली सरकारों ने जुटाए हैं, उनके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हम उन 5 देशों की तुलना करते हैं, तो आप समझिए कि स्थिति यह है कि भारत की कि उस तुलना में इतनी कम है कि आप कहेंगे कि कहां खड़े हैं आप इस हालत में। और जब आप इसकी बात करते हैं तो साहब, बात ही कर ली सबसे बड़ी बात कि भारत जीडीपी के ही मामले में पर कैपिटा दुनिया में 144वें नंबर पर है। दुनिया में 144वें नंबर पर। यह हालत है वास्तविकता आपकी। यह वास्तविकता है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में 142वें नंबर पर है। और यह दुनिया के 192-94 देशों से जब हम तुलना करते हैं, तब यह हालत। हमारे बाद वही देश हैं जिन देशों के आप नाम नहीं जानते। हमसे अच्छी परिस्थिति में हमारे पड़ोसी देश। अब इस पे आ जाइए कि भूखमरी के मामले, भारत भूखमरी के मामले में 107 नंबर पर। और स्थिति यह है कि भारत जब भूखमरी में खड़ा है, तो हम जब तुलना करते हैं जिन देशों से, तो पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है, बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है, चीन भी हमसे अच्छा ही है। चीन तो हर मामले में अच्छा है। और उसके बाद आप देखिए कि हम अफगानिस्तान छोड़ करके अपने अड़ोस पड़ोस के सभी देशों में सबसे बुरी हालत में है। इवन श्रीलंका से भी बुरी हालत में है। तो यह हमारी दशा है। तो इस बात के लिए हम अद्भुत कहें, हम इस बात के लिए अद्भुत कहें कि हमारे यहाँ दुनिया में बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज मौजूद है। हम इस बात पे कहें कि हमारे यहाँ जिस तरीके से हालात बने हैं, उनमें किसी के लिए भी जीना, अपने आप में एक सम्मानजनक जीना एक मुश्किल का काम हो गया है। क्योंकि 81 करोड़ लोग हमारे देश के भूखमरे हो गए हैं। और वो किस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री जो बार बार जिस बात को लेकर के वोट बैंक में तब्दील करते हैं, वो 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं। इसके बाद आप देखिए, कुपोषण के मामले में हम दुनिया के सबसे बुरे देश, सबसे बुरे। हमारे यहाँ उन बच्चों की संख्या जो भोजन न मिलने के कारण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग हो रहे हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो ये चंद आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इसको बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया
आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है, चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। तो आप जब आपकी इच्छा होती, जब तो आप एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर कर लेते हो, जब आपकी इच्छा होती जब पर कैपिटा कर लेते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर ही करने थे तो भारत में कोरोना के कितना संक्रमण फैला, उस दिन तो आपने यह कंपेयर किया कि कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ, भारत के कितने प्रतिशत लोग कोरोना के कारण मृत्यु हुई। जब अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन, मोदी जी और मोदी जी के जो संक्रमण से संक्रमित लोग हैं, वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न, वी आर एट 144th पोजीशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी, ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल? इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। और हम यहां पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। वी आर एट 142nd पोजीशन, 142nd पोजीशन आउट ऑफ 197 इन पर कैपिटा इनकम, एंड प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग इट इज ए वंडरफुल ईयर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक आती है 107वीं, और इसी वर्ष की 121 देशों में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है, वंडरफुल ईयर है। सिर्फ एशिया में अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमारे से पीछे है, बाकी भले पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उनकी हंगर इंडेक्स की रैंकिंग हमसे बेटर है। हमारी रैंक है 107 121 कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसकी रैंक है 84, नेपाल को देखें तो उसकी रैंक है 81, श्रीलंका को देखें तो उसकी रैंक है 64, पाकिस्तान को देखें तो उसकी रैंक है 99। प्रधानमंत्री जी, वंडरफुल ईयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा, और दिस इज वेरी रिलेवेंट फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट का अर्थ कि कितने लोग, कितने बच्चे अपने उम्र और अपनी हाइट के हिसाब से कुपोषित है, कम वेट के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। एशिया में अफगानिस्तान के अलावा जितने भी देश है, उससे हमारी हंगर इंडेक्स में रैंक कमजोर है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वंडरफुल ईयर है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एशिया के अंदर, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, एशिया का जो बास्केट है, एशिया के बास्केट के अंदर हिंदुस्तान का रुपया 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशियन बास्केट वाज इंडियन रूपी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक साल में 2022 में रुपये का डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा हुआ। एक साल में रुपये की कीमत 10% से ज्यादा कम हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर। दिस इज वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री जी एक पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, पढ़िएगा। जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का जब मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हुआ था, उस समय जीडीपी का क्या फोरकास्ट किया था और आज क्या फोरकास्ट किया है, क्या रिवाइज किया है, मैं उसका एक टेबल लेके आया हूं, आपके सामने वो टेबल रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। मोदी जी कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है। वर्ल्ड बैंक ने 7.5 का जीडीपी फोरकास्ट कहा था, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। आगे और रिवीजन होगा अभी तो। सिटी ग्रुप ने कहा था जीडीपी फोरकास्ट 8 रहेगा इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.7%। आईएमएफ ने कहा था 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। फिच ने कहा था 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 7%। इंडिया रेटिंग ने कहा था 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगी, उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहेगी और उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। दुनिया की सारे बैंक, रेटिंग एजेंसीज, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने देश का जीडीपी फोरकास्ट के जो पूर्वानुमान है उसको नीचे गिराया। मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पॉइंट है। देश में आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में है 10% और एग्रीगेट है 8.6%। बेरोजगारी के दर का अर्थ क्या होता है कि कितने लोग रोजगार मांग रहे हैं और कितने लोग रोजगार में है। तो मैं ये कहता हूं कि 10% शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर है, अर्थात शहरों में अगर 100 लोग रोजगार युक्त है तो 10 लोगों के पास जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार नहीं है। ध्यान रहे 2011-12 में यूपीए के दौरान यह दर थी 2.2%। मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े सारे, एक भी हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSSO's data, 2.2% was unemployment rate in 2011-12, and as per CMIE, today when I am talking to you, the unemployment rate aggregate in India is 8.6% and in urban areas it is 10%. पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी जी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। अब कब तक हम कोरोना का रोना रोते रहेंगे कि कोरोना की वजह से रोजगार चले जा रहा है? कब तक हम रूस यूक्रेन के पीछे छुप के अपनी नाकामियों को छिपाएंगे? 10% is the unemployment rate in urban India and aggregate is 8.6%, and Modi ji is saying 2022 is a wonderful year. पूरा साल को वो वंडरफुल बता रहे। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, पूरे साल, जितने साल में 11 महीनों का डाटा है मेरे पास, क्योंकि अभी 12वें महीने का डाटा जनवरी में आएगा, 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो आरबीआई की जो अपर लिमिट थी 6%, उससे ज्यादा रहा। मोदी जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर रहा। पूरे साल 12 में से 11 महीनों में रिजर्व बैंक का अपर लिमिट का जोन है इन्फ्लेशन का। रिजर्व बैंक ने कहा ऑप्टिमल तो 4% होना चाहिए, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। पूरे साल पिछले 11 में से 10 महीने ये रिजर्व बैंक के 6% का जो जोन है उससे पूरे साल ज्यादा रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये अद्भुत साल था, वंडरफुल ईयर था। साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया, साल में, एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं। आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था। और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला है। 2 रुपए पर लीटर, द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप। 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए। मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का।
इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। एक और आंकड़ा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट टाइम मई 2022 में उसमें चेंज किया गया था, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है $32 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। मई 2022 से लेकर आज तक $32 प्रति बैरल। द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन, और एक अनुमान है कि $1 प्रति बैरल अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो लगभग 40 से 45 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम की जा सकती है। $1 अगर कम होती है तो 40 से 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। पिछले 200 से ज्यादा दिनों में $32 प्रति बैरल की कमी हुई, अर्थात ₹14.40 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत मोदी जी बिना एक्साइज ड्यूटी को छेड़े कम कर सकते हैं, पर वो नहीं किया ताकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर बना रहे। पिछले इस वर्ष के कई महीनों में तो 12% से भी ज्यादा, 7% से भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रहा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे पर प्राइसेस कम नहीं किए गए। मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न? पॉइंट नंबर 6 और अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 was wonderful year as far as calendar year 2022 is concerned. अब मुझे ये बताइए मोदी जी, बेस्ड ऑन अबव 7 पॉइंट्स, जो मैंने एक एक पॉइंट का आंकड़ा दिया, कंसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, consistent high unemployment, reduction of GDP forecast by every agency. It is per capita GDP, we are at number 144th position out of 194 economies. In global hunger index, Pakistan is doing better than us. Bangladesh, Sri Lanka is doing better than us. Rupee is the worst performing currency as far as the Asian basket is concerned. और आप कह रहे हो हमारा 2022 वंडरफुल रहा। बताइए, अगर ये वंडरफुल है मोदी जी, तो आदेश कीजिए कि कहाँ खड़े होके तो थालियां बजानी है, और एक टांग पे खड़े होके ताली बजानी है कि दोनों टांग पे खड़े होके थाली बजानी है, ताली बजानी है, बालकनी में जाएं कि छत पे जाएं, कहाँ खड़ा होके आपको शुभकामनाएं दें इस वंडरफुल ईयर के लिए। मोदी जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उनको अस्वस्थता का भी, क्योंकि वो अभी अस्वस्थ हैं और उनके हाथ में भी कुछ नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। ये 7 चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है, उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है, उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है, उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में, उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है, उनको नहीं पता कि दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही। मैं मानता हूं उनको नहीं पता, पर मोदी जी, आप तो ब्रह्मा जी के बराबर आपका ज्ञान है, आपको सभी विषयों का, सभी वस्तुओं का आपको अद्भुत ज्ञान है, आप तो ये समझ ही रहे होंगे। अब ये 7 बिंदुओं को लेके मोदी जी, आपको लगता है इज 2022 ए वंडरफुल ईयर और ए ड्रेडफुल ईयर? हमें लगता है, हिंदुस्तान के लोगों को लगता है, हमें लगता है कि इट इज नॉट वंडरफुल, इट इज ए ड्रेडफुल ईयर। गौरव वल्लभ ने बताया कि किस तरीके से आपने नफरत में देश को घोग लिया। उन्होंने इसको लेकर भी एक बेहतर बात कही। हम तो ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से नफरत मिटाने के लिए कर रहे हैं,
लोगों के मन से ईर्ष्या घृणा मिटाने के लिए कर रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और बार बार मैंने आग्रह किया, मोदी जी अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, आइए आप तिरंगा हाथ में लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 घंटे, ज्यादा नहीं होगा आपसे। पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुकाम का भी डर रहेगा, हम नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ हो। 3 घंटे चलिए, तिरंगा थामना पड़ेगा मोदी जी, ये एक प्री कंडीशन है। तिरंगा थाम के चलिए, आपके मन से सब ये जो गलत विकार है ना, ये सब निकल जाएंगे जब तिरंगा हाथ में होगा। और जब समस्त लोग जोड़ने की बात करेंगे, कोई तोड़ने की बात नहीं करेगा, आपके मन से विकार मिट जाएंगे। आपके साथ में आपके कैबिनेट के सहयोगियों को भी लाइए, उनको 3 घंटे मत चलाइए, अमित शाह साहब को 15 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। पर 15 मिनट में उनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अमित शाह साहब, स्मृति दीदी को 5 मिनट फायदा मिलेगा। चलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 मिनट दीदी चलिए। आपके मन से जो ये घृणा है, ये उठ पटांग के आप ट्वीट करते हो, सब बंद कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जोड़ने की बात है। जब लोग वहां पे जोड़ने की बात करेगा, जब सब लोग वहां पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, जब चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोषण होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप ये सब जो शर्ट, पैंट, जूते, कपड़े, कंटेनर, इन सब से आप ऊपर आ जाओगे और फिर इसकी बात करोगे कि महंगाई कैसे कम की जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, झूठ कैसे खत्म किया जाए, इकोनॉमी से भी और वार्तालाप में भी। तो चलिए, और हम तो आपको कहेंगे मोदी जी, आपने हमारे लोगों का तो अपमान किया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस अपमान के बाद भी हम कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में चलिए। राहुल गांधी जी आधी बाह का शर्ट पहन के आगे चलेंगे, मोदी जी आप पूरा स्वेटर पहनना, हम कोई आपको कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का कोई आदमी ट्वीट नहीं करेगा आपकी फोटो। आप पूरा स्वेटर मफलर डाल के चलिए, 3 घंटे चलिए मोदी जी, सब विकार खत्म हो जाएंगे तिरंगा हाथ में लेके। उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़िए। आप तपस्या का चंद घंटे यदि पार्ट बनेंगे, आपकी स्मृति ईरानी पार्ट बनेंगी, अमित शाह पार्ट बनेंगे, तो शायद आपको सुध आ जाए, क्योंकि आपके लोग तो सिर्फ नफरत की बात करते। उन्होंने एक और अच्छी चीज कही कि जब आप 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ की बात कहते हैं, तो 7 साल के अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को भी आप बदतर बताते हैं। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्हें आप अपमानित कर रहे हैं, जिन्होंने आपको राजधर्म सिखाया। तो ऐसी स्थिति में आपकी समझिए कि देश जा कहां है, और देश के हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो हम सबके लिए चिंताजनक है। तो गौरव वल्लभ की एक एक बात सरकारी नरेंद्र मोदी के आंकड़ों पर प्रमाणित, किसी और के आंकड़े नहीं, दुनिया के किसी जगत के आंकड़े नहीं। और हम दुनिया के वैश्विक आंकड़ों पर भरोसा करें तो भारत की आने वाले वक्त में जीडीपी दुनिया में सबसे बुरी होने वाली। यह बात ये कारपोरेट मंत्रालय कहता है कि भारत की जीडीपी 6% के आसपास। तो आप समझिए, जिसे आप 8% की बात कहते थे, वो 6% पर सिमटने की स्थिति। जब यह स्थिति है तो इतने गंभीर हालात हैं, और 2023 इसलिए खतरनाक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा, और साथ ही दुनिया में वैश्विक आर्थिक संकट आने की आशंका है। और उन हालात से हम कैसे निपटेंगे? क्या इन जुमलों से निपटेंगे? क्या हम अमित शाह और इन सब की बातें सुन के निपटेंगे? क्या हम हिंदू मुस्लिम करके इतने दंगे करा देंगे कि लोग अपने दर्द को भूल के उन दंगों में फंस जाएं? युवा बेरोजगार है, सारी बर्बादी हो रही है, शिक्षा गर्त में जा रही है, ज्ञानपूर्ण शिक्षा की बजाय एजेंडे की शिक्षा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। यदि अभी भी नहीं समझे तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य
बेटियों का भविष्य सब बर्बाद होना तय है। जय हिंद, जय भारत।